हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबने देखा होगा एक मिक्सचर है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है। ऐसे ही अगर देखोगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी हमने लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग जगह से ली हुई है। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1949 में, जब अडॉप्ट कर लिया था हमने, और 1950 में जब ये बेसिकली इनेक्ट हो गया था, तो उससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगा था। तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट की थी। तो पहली सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक्ट है, इसमें बेसिकली आपने देखो 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी तो रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, द एक्ट हैड ड्रॉन इट्स कंटेंट फ्रॉम द 4 सोर्सेज: रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन at third round table conference, white paper of 1933 एंड रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्शन कमेटी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई थी, बेसिकली इसलिए आई थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको उस टाइम पे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि आपको अगर इंडिया में गवर्नमेंट रन करनी है तो आपको वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनको भी कोई ना कोई पावर्स देनी पड़ेगी। जो बेसिकली उस टाइम उनको प्रोविंस बोलते थे, जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको भी पावर आपको देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका जिक्र हुआ था, वो हम आगे देख लेते हैं। तो पहली सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको हम डिटेल में देखेंगे। द एक्ट अबॉलिश द सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल डायरेक्टी and suggested the establishment of diarchy at the center and federation of India consisting of the provinces of British India and most of princely state। तो बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात पहली बार अगर किसी चीज़ में हुई थी तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक थी। जो आप आज के टाइम में देखते होगे फेडरल, क्वासी फेडरल या फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार अगर इसका डिस्कशन हुआ था तो वो डिस्कशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो एक्ट आई थी उसमें हुआ था। ये 4 जो रिपोर्ट थी इसके बाद हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वाइट पेपर ऑन रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्शन कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्ट एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर। इस एक्ट के बाद 2 चीज़ें हुई थी, एक तो फेडरेशन जो फेडरलिज्म है वो इस्टेब्लिश हो गया था, दूसरी चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई थी वो थी इसके बाद, इस एक्ट के बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्ट एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वाज वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब कि पूरे इंडिया को रन कैसे करना है, वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, हाउ टू एग्जीक्यूट द लॉ विच हैज़ बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट लॉ एंड विच पर्सन हैज़ द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लॉ वाज विद द गवर्नर। तो गवर्नर के पास लॉ को एग्जीक्यूशन की पावर थी। तो अल्टीमेट पावर उस टाइम पे किसके पास थी? गवर्नर की। ऑल दो 1935 की एक्ट के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सुप्रीम पावर जो लॉ के एग्जीक्यूशन की पावर है किसको दे दी थी? गवर्नर को दी थी 1935 के एक्ट में। सम फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल लेजिस्लेचर। तो पहला जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो आज के टाइम में हम फेडरलिज्म पढ़ते हैं या हम देखते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फेडरलिज्म लिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाज़ी फेडरल है। तो बेसिकली ये पहली बार आया था, फेडरल लेजिस्लेचर ये आया था। The act suggested the legislature will have 2 houses, that is Council of State and Federal Assembly. The Council of State was the upper house, which was the permanent body with a tenure of 3 years and composed of 260 members, of which 156 representatives of British India and 101 of the princely state. The Federal Assembly was the lower house with the tenure expanding up to 5 years, and its composition included 250 representatives of British India and 125 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आज के टाइम में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और जो लोअर हाउस है उसको हम बोल देते हैं बेसिकली लोकसभा। तो ये जो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी पहली बार राज्यसभा और लोकसभा जैसे वर्ड की, या काउंसिल ऑफ स्टेट या फेडरल की, ये पहली बार शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट में। और पहली बार डिस्कशन कर दिया था इस चीज़ का कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट बेसिकली क्या होती थी कि जितने भी प्रिंसिपल स्टेट होते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें बैठते थे, और जो बेसिकली दूसरा हाउस होता था जिसे बोलते हैं लोअर हाउस, उसमें क्या होता था जो ब्रिटिश इंडिया है उसके रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठते थे, उसे हम बोलते थे फेडरल असेंबली। तो आज के टाइम पे जो राज्यसभा है उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, और जो लोकसभा है उसको हम बोलते थे फेडरल असेंबली। तो फेडरल असेंबली में बेसिकली ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट या उस समय के जो राज्य होते थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब बैठते थे। तो इसीलिए पहली बार हम जो देखते हैं कि 2 लोगों के बीच में पावर डिवाइड
डिवाइड कर दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीज़न कर दिया, वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। इसमें दो हाउस बना दिए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। उसके बाद देख लेते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द एक्ट इनेबल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्सिबल ओनली टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड हेल्प देम टू ब्रेक फ्री एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंट्रूजन। इट वॉज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस वर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। जो तो आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा 7th शेड्यूल, हमारे यहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें से एक 7th शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल जब आप पढ़ते हो तो उसमें 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। ये इस पहली लिस्ट की जो बात हुई थी, पहली बार इन 3 लिस्टों की अगर बात हुई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्ट हुई थी। और इसी में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो राज्य सरकारें आज के टाइम में हैं उनके पास भी पावर होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ऐसी राज्य सरकारों प्रोविंशियल या जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट थे उनके पास भी पावर होगी। इस चीज़ की पहली बार डिस्कशन जो हुआ था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। A lot of concept and feature of the Indian Constitution have its root in Great Britain. Some source of those are, तो बेसिकली हम अगर पहली बात करें, पहला तो हो गया 1935 एक्ट। अब दूसरी सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरी सोर्स है, क्योंकि हमने वही कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि हमने बेसिकली प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट होती है उसको अडॉप्ट कर लिया हमने। जैसे अमेरिका में आज के टाइम में आप देखोगे प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब यहाँ से अंग्रेज़ गए थे तो जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था वही हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो अडॉप्ट किए, तो उसकी बेसिक सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव इट्स रूट इन ग्रेट ब्रिटेन। सम ऑफ दोज आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री इज गवर्न बाय द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट सुप्रीम होती है, उसका जो हेड होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं। लेकिन ये वाला सिस्टम हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, ये वाला सिस्टम हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है बेसिकली। तो ये दूसरी सोर्स है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एज द प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल हेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रियल पावर वेस्ट करती है वो करती है प्राइम मिनिस्टर में। अगर हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट का अगर कोई हेड है तो वो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का हेड। क्योंकि अगर आप जब आर्टिकल 74 और 75 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे तो आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शैल ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। तो प्रेसिडेंट सिर्फ वही काम करता है जो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर बेसिकली। तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वो ही प्रेसिडेंट करेगा, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करते तो हम ये सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट करते, उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में थी, लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया। तो दूसरी सोर्सेज है ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके अलावा उस ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हमने जो सबसे बड़ी चीज़ ली है वो ली है रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या होता है कि उस टाइम पे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में आज के टाइम में भी अगर देखोगे तो मोनार्क है। तो मोनार्क नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल पावर जो वेस्ट करती है वो प्राइम मिनिस्टर में वेस्ट करती है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो पूरी की पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रन करता है रूल ऑफ लॉ पे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का शासन नहीं होगा, बल्कि किसका शासन होगा, विधि का शासन होगा। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ द बेसिकली स्टेट दैट state is not governed either by the representative or by the people but only by the law of that country। तो बेसिकली कोई भी कंट्री सिर्फ लॉ से रन करेगी, कोई इंडिविजुअल, कोई राजा नहीं होगा, किसी राजा के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एब्सोल्यूट पावर होगी। इसी को हम बोल देते हैं रूल ऑफ लॉ। ये दूसरी जो सोर्स मैं बता रहा हूँ, पहला हमने लिया था प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। दूसरा हमने ब्रिटेन से लिया रूल ऑफ लॉ, जो बोलता है कि भैया जो इक्वालिटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पूरी की पूरी कंट्री रन करेगी, कोई इंडिविजुअल किसी कंट्री को रन नहीं करेगा। रूल ऑफ, बल्कि किसी एक इंडिविजुअल का रूल नहीं होगा, बल्कि रूल किसका होगा, लॉ का होगा। ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो इसकी सोर्स कौन सी है, ब्रिटेन है। तीसरी चीज़ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी।
ये राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी फॉर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के मतलब है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी के अगेंस्ट में भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन कर सके, ना तो जेंडर के बेस पे, ना रेस के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना सेक्स के बेस पे, किसी के बेस पे नहीं कर सकता, ना ही कलर के बेस पे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट आया रूल ऑफ लॉ से, और रूल ऑफ लॉ बेसिकली हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। तो इसकी सोर्स रूल ऑफ लॉ की क्या होगी? ब्रिटेन। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप की बात करोगे, जैसे आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सिटीजनशिप देने की पावर होती है। वहीं अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखोगे, यूएस से देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसकी सिटीजनशिप अलग होती है और जो नेशनल सिटीजनशिप है वो अलग होती है। तो दो तरह की सिटीजनशिप होती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट की है। ये आइडिया हमें कहाँ से मिला? इसकी सोर्स कौन सी है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा रिट, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट in India has power to issue writ in order to make the right to constitutional remedies available to citizen. There are 5 writ: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto. The Indian Constitution provide for these writ under Article 32 to 26. Article 32, the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding. Article 30 to 26, right to move High Court by appropriate proceeding इंक्लूडिंग। तो बेसिकली ये हमने कहाँ से लिया है जो रिट का कॉन्सेप्ट? ये भी ब्रिटेन से हमने ले लिया। तो उसके अलावा अब देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो हमने पहली चीज़ ली थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी इंडिया को चेंज करके रख दिया, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। वो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? बेसिकली हमने लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, बेसिकली अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये फंडामेंटल राइट मिले हैं। जो फंडामेंटल राइट 6 फंडामेंटल राइट होते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लेकिन इनकी सोर्स कहाँ है? कहाँ से इनकी सोर्स थी? कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट भी अडॉप्ट करना चाहिए? तो इसकी सोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली अगर आप देखोगे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि जब कोई लेजिस्लेचर या कोई एग्जीक्यूटिव कोई वर्क कर रहा होता है तो उसके उस वर्क को बेसिकली वो रिव्यू कर सकते हैं। कि जुडिशरी के पावर, जो जुडिशरी के पास रिव्यू की पावर है उसको हम बोल देते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया बेसिकली अमेरिका से। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसके बाद ही आ गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम बेसिकली इसकी अब देख लेते हैं सोर्स, जो अभी रिसेंटली सोर्स आई है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब कि स्टेट शैल मेक ऑल द वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ओनली। तो एवरी रिसोर्सेज शैल बी अंडर द ऑनरशिप ऑफ द सोसाइटी, इसी को हम बोलते हैं सोशलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट तो जस्टिफिएबल है, लेकिन डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया कहाँ से? तो ये आया बेसिकली आयरलैंड से। कनाडा से देख लेते हैं हमने क्या लिया है, द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रोक सेंटर। तो बेसिकली अगर देखोगे आप, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। लेकिन हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो है क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हाफ फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो वेस्ट करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो बेसिकली क्या होता है, या हम बात करें नेशनल इंटरेस्ट में, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। तो ऐसा फेडरलिज्म जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी के साथ आता है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा में। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो पावर है वो डिवीजन ऑफ पावर है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर है। लेकिन कनाडा की बात करें तो कनाडा में अल्टीमेट पावर जो वेस्ट करती है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास वेस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। लेकिन वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। कनाडा में स्टेट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जबकि एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेम इंडिया में, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो है क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा से अडॉप्ट किया है। उसके बाद देख लेते हैं हमने फ्रांस से क्या अडॉप्ट किया है। द इंडियन प्रेम्बल बोरोड इट्स
idea of liberty, equality and fraternity from French Constitution. The Indian state came to be recognized Republic of India in the lineage of. तो आप जब प्रियम्बल पढ़ते होगे तो प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, तो लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी की बात करें, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये बेसिकली फ्रांस से लिया है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेंट अस द प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक जब आप देखोगे कि इंडिया शैल बी ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में अपना कोई भी माल बेचती है तो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उस पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। सपोज़ करो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कोई भी माल प्रोड्यूस करके भेज रही है, वहाँ पे सेंड कर रही है, तो उस पर कोई भी अनरीजनेबल टैक्स मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। जिसे हम बोलते हैं इंडिया शैल बी ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो इंडिया में कहीं से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आदमी कहीं भी बिजनेस कर सकता है। वो बात इसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी एंड बिटवीन द स्टेट। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये प्रोविज़न कहाँ दिया हुआ है? 301 से 307 तक। साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी से हमने क्या लिया है? वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गेव अस द प्रोविज़न ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस द प्रोविज़न सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जर्मनी से हमने बेसिकली लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वहीं इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है? प्रेम्बल लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लिया है, इलेक्टोरल कॉलेज लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, एंड जुडिशियल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हमको बोल देते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। उसके अलावा द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन गवर्नमेंट से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। रिट हमने कहाँ से ली है? जो 5 तरह की रिट होती है आर्टिकल 32 में 226 में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो आज के टाइम में आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ स्पीकर की एक पोस्ट होती है, वो स्पीकर की पोस्ट कहाँ से हमने ली है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो ब्रिटेन से हमने ली है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने ब्रिटिश से लिया। उसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है? तो जैसे हमने फेडरल स्ट्रक्चर तो हमने लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, हाफ फेडरल स्ट्रक्चर, वो हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो इससे आयरलैंड के गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कुछ मेंबर नॉमिनेट कर सकती थी। अब तो ये पावर अबोल्यूश हो चुकी कुछ हद तक, लेकिन नॉमिनेट कर सकती थी। जैसे सचिन तेंदुलकर है या कोई भी ऐसा मेंबर जो आर्ट साइंस लिटरेचर से रिलेटेड है, उसको डायरेक्ट एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा बनाया जा सकता था। तो वो सारी की सारी पावर लेकिन हमने आई कहाँ से थी? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में होती थी, यही हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर ली। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये याद रखना, जो लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी ये वर्ड कहाँ से आया है? ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी बिटवीन द स्टेट, ये फ्रांस के ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फ्री ट्रेड की बात करें तो फ्री ट्रेड आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन द मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुडिक्शन एंड कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, ये से बोलते हैं सोवियत यूनियन। तो आज के टाइम में जो रसिया है, पहले बहुत सारे देशों के साथ, जैसे आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो 1992 में यूएसएसआर डिजॉल्व हो गया था। लेकिन उस यूएसएसआर से हमने लिया क्या था? तो आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है पार्ट 4A में, वो सारी की सारी हमने यूएसएसआर से ली थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लान कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यूएसएसआर से लिया था। तो यूएसएसआर से जो हमने मेनली लिया था वो लिया था 51A। हमने रसिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूएसएसआर की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रसिया से हमने क्या क्या लिया हुआ है। उसके अलावा अगर बात कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका,
प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने लिया है एमरजेंसी पावर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अब आते हैं हम रसिया की बात करते हैं, तो रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल रसिया से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो वो वर्ड कहाँ से आया है, वो आया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल स्कीम आई है, एमरजेंसी प्रोविजन आया है, पब्लिक सर्विस कमीशन आया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर आया है, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्ट ऐसे आइए। तो ये तो बेसिकली एक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में अभी जल्दी लेके आ रहा हूँ, ये सेकंड क्लास है जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना सिलेबस चल रहा है, उसकी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक बार ढंग से, एक नहीं बल्कि 2 बार ढंग से आप देख लोगे तो पूरा का पूरा सोर्सेज क्लियर आपको हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ थम्स अप का बटन दबा दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो आप सब।